और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी में घमासान के बीच बेंगलुरु में दूसरा विपक्षी महाजुटान टल गया है। एक बार फिर बैठक होनी थी बेंगलुरु में और ये विपक्षी दलों की बैठक टल गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उठापटक हुआ है उसके बाद बैठक टल गई है। 13 जुलाई को होने वाली बैठक टल गई है। 13 से 14 जुलाई को ये बैठक होने वाली थी। संसद सत्र के बाद अगली मीटिंग अब होगी। पटना में महाजुटान की पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक का ऐलान किया गया था। सभी विपक्षी दल जो कि पटना में इकट्ठा हुए थे वो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। 13 जुलाई को यह मीटिंग होने वाली थी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब संसद के सत्र के बाद ही दूसरी बैठक होगी। एनसीपी में घमासान मचा है और बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान टल गया। विपक्षी एकता में भी एक तरीके से माना जा रहा है कि कमजोरी आई है और इसीलिए बैठक फिलहाल टल गई है। विचार मंथन किया जाएगा, उसके बाद अगली बैठक होगी और आगे की रणनीति पर विचार होगा। तो बगावत का बिगुल महाराष्ट्र में बज गया है, जिसका कयास बहुत समय से लगाया जा रहा था। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम बनने के बाद एक्शन में है अजीत पवार। आगे की रणनीति के लिए अजीत पवार ने मीटिंग बुलाई है। अपने गुट के नेताओं के साथ अजीत पवार की बैठक होगी। तो अजीत पवार एक्शन में आ गए हैं और डिप्टी सीएम बनने के बाद मोर्चा संभाल लिया है। अपने सभी सहयोगियों को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। आगे की रणनीति वो बनाने वाले हैं, किस तरीके से आगे काम होगा। अजीत पवार ने बैठक बुलाई है अपने गुट के नेताओं के साथ। अजीत पवार ने ये मीटिंग बुलाई है, चर्चा होगी आने वाले वक्त में किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है। एनसीपी में सब कुछ उलट पुलट हो गया है और डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार, जिसके बाद उन्होंने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। आगे की रणनीति के लिए उन्होंने अपने गुट के लोगों को बुलाया है और मीटिंग में चर्चा होगी। अपने गुट के नेताओं के साथ अजीत पवार की ये बैठक होने वाली है। अभिषेक मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अजीत पवार अभी से एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज ही मीटिंग उन्होंने बुलाई है, क्या हलचल है मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल से ही मीटिंग का लगातार दौर अजीत पवार के घर पर लगातार चल रहा है और जाहिर सी बात है जिस तरह बड़ा फैसला लिया है तो उसके बाद से जिस तरीके से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार साथ उस तरीके से उनका विरोध करेंगे और शरद पवार के साथ में जो लोग हैं, जो शरद पवार के साथ बचे हुए लोग हैं, वो जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको देखा ही कि किस तरीके से रात में जो महाराष्ट्र की स्पीकर है उनको पत्र लिखा गया है कि पत्र लिखा नहीं बल्कि घर पर जाकर पत्र डिलीवर किया गया कि इनको अघोषित यानी बर्खास्त किया जाए गलत तरीके से जो उन्होंने मंत्री पद लिया है। तो कहीं कहीं तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने की मूड में शरद पवार की पूरी टीम सामने आ चुकी है और यही कारण है कि अजीत पवार अपने लोगों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद आगे रणनीति क्या होगी इस पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच बता दूं आपको कि 5 तारीख को शरद पवार ने एक मीटिंग बुलाई है मुंबई के वापी सेंटर चौहान में, जिसमें एनसीपी के यानी शरद पवार की एनसीपी के लोग तमाम मौजूद रहेंगे। किन बातों का आप अभ्यास करेंगे, कौन से बिंदु जो है वो क्लैरिटी पे होंगे? अभी याचिका बिना पढ़े हुए मैं आपको क्या बताऊं, याचिका तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना। जी सर, थैंक यू। अभिषेक, बात पूरी करें। बिल्कुल, तो कहीं कहीं देखिए इस पूरे मामले पर जिसका बिल्कुल विधानसभा स्पीकर को सुन रहे थे आप, कह रहे थे कि याचिका जो आई है उस पर बिल्कुल हम पढ़ेंगे, उस पर आगे की रणनीति तय करेंगे, आगे की कार्रवाई क्या होगी वो देखा जाएगा। लेकिन यह साफ है कि 5 तारीख को 2 बड़ी मीटिंग मुंबई में होने जा रही है। एनसीपी की है, एक एनसीपी जो शरद पवार की है, एक एनसीपी जो अजीत पवार की है। अजीत पवार की एनसीपी की मीटिंग भी मुंबई में होने जा रही है करीबन 12:30 बजे के आसपास, 11:30 जो होगी 5 जुलाई को। उसके अलावा करीबन 11 बजे के आसपास मीटिंग होगी, शरद पवार की मीटिंग होगी। अब देखना यह होगा कि शरद पवार की मीटिंग में कितने एनसीपी के विधायक आते हैं, जिस तरीके से उनके पास 53-54 की संख्या है, क्या सभी उनके पास आते हैं या फिर कोई बड़ा खेला फिर से एक बार होता है। और वहीं देखना होगा कि अजीत पवार के खेम में कितने लोग आते हैं, क्योंकि अजीत पवार ने कल ही क्लेम कर दिया था कि 40 से अधिक संख्या उनके साथ में है। बल्कि उन्होंने संख्या नहीं बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुसंख्यक लोग यानी उनके पास मैक्सिमम लोग एनसीपी के उनके साथ में मौजूद हैं। और देखिए जिस तरीके से कल 9 बड़े जो दिग्गज नेता एनसीपी के हैं उन्होंने शपथ ली, से माना जा रहा है कि एनसीपी की पूरी टीम इस वक्त अजीत पवार को सपोर्ट कर रही है। भले ही कुछ लोग सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब साफ है कि अजीत पवार ने जो इस बार जो खेला किया, इस बार भी
जो एनसीपी ने खेला खराब किया बीजेपी के साथ आकर, उससे समझा जा रहा है कि अजीत पवार ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग के तहत उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। और ये कारण है कि उनके साथ में मैक्सिमम एनसीपी के विधायक इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। कल आपको बता दो, जब राजभवन में शपथ ले रहे थे उस वक्त अभी 1819 एनसीपी के विधायक मौजूद थे, और लेकिन उन्होंने साफ साफ उनके लोगों ने कहा कि 40 से अधिक है। तो कहने का मतलब साफ हो जाता है कि अगर 40 से अधिक आ जाते हैं तो यानी जो पार्टी डिफेक्शन लॉ होता है, यानी जो पार्टी विरोधी कानून जो बनाया गया है वह लागू नहीं होगा। अलग से पार्टी बनाकर अजीत पवार आराम से किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अजीत पवार तो यह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ही एनसीपी है और वह एनसीपी के नाम पर ही अगला जो भी महाराष्ट्र का चुनाव होगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसका चुनाव लड़ा जाएगा। और वो चुनाव लड़ने के साथ ही बीजेपी का चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने घोषणा भी कर दी इस पर मामले पर, घोषणा कहीं और नहीं बिल्कुल एनसीपी की पिक्चर भी लगभग शिवसेना जैसी नजर आ रही, क्योंकि पावर के बाद अब यहाँ भी जंग पार्टी को लेकर छिड़ने वाली है। बने रहिए अभिषेक, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सतारा के लिए रवाना हुए हैं शरद पवार, पुणे से सतारा के लिए निकले हैं शरद पवार। शरद पवार के साथ समर्थकों की भीड़ भी नजर आई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जारी है और मीटिंग भी 5 जुलाई को शरद पवार ने बुलाई। उससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी आज किया जाएगा। सतारा के लिए रवाना हुए हैं शरद पवार, और जब उनका काफिला यहां से रवाना हुआ उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुणे से सतारा के लिए निकले हैं शरद पवार, उनके समर्थक भी उनके साथ निकले हैं। कहीं ना कहीं हलचल इस बात को लेकर है कि और भी फूट पार्टी में हो सकती है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी में अभी भी बिखराव हो सकता है, और इस बात की आशंका को देखते हुए शरद पवार कहीं ना कहीं अभी से फूक फूक कर संजय राउत पागल हो गए है। वो खूट का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, बीजेपी का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। जब अपोजिशन के लीडर भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो अपोजिशन ही क्रिटिसाइज करता है, लेकिन आपने बिहार में देखा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीते हुए विधायक को आरजेडी ने अपने में मिला लिया। उसकी उतनी आलोचना नहीं हुई जितनी जब दूसरे पार्टी के नेता भाजपा में आते हैं तो विपक्षी खेमे में खलबली मच जाता है। मच जाएगा। वो अभी 16 पार्टी इकट्ठा हो रही है देश में मोदी जी के खिलाफ, उनकी दशा क्या है? वो सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे सांसद का, लोकसभा का, और ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं। अभी उनकी ताकत तो वो तो कमजोर होते जाए सब पार्टी, तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। कहाँ सर सफल हो पा रहा है? टीएमसी उधर बंगाल में कह रहे हैं कि हमें किसी अपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही बैठक के बाद से तो विपक्ष का नेता नहीं सोचना चाहिए सब, कोई जो है सब अलग अलग, जो आघाड़ी में थे वही बोलते हैं कि हम आघाड़ी में नहीं ज्वाइन हो गए। सर, शरद पवार के घर इतना बड़ा विफलता कैसे हुआ? शरद पवार की पूरी पार्टी खिसक गई, सब अजीत पवार के साथ चले गए। उसके बारे में अंदर की बात अभी नहीं करूंगा, मुझे जान दे, मेरा फ्लैट निकल। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी सेफ है? हाँ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मैं अभी कहा, चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कब सर मंत्रिमंडल जो नए मंत्री बने? वो अभी नहीं, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। सॉरी, मेरे को निकलने। मराठीत घ्या ना। आपण जे आता बघतोय की पार्टीमध्ये राष्ट्रवादीच्या फूट पडली आणि एक नवीन राजकीय भूकंप होतो, याकडे तो अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सवाल ये लगातार पूछा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि तमाम तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि पावर के बाद क्या अब जो जंग है वो शिवसेना की तरह पार्टी की एनसीपी में भी नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए साफ है कि देखिए कहीं कहीं साफ समझ में आ रहा है कि जो एकनाथ शिंदे का भविष्य आखिरकार क्या होगा, ये व्यापक चर्चा तो बिल्कुल हो रही है और बिल्कुल गहराई से चर्चा हो रही है और सच्चाई चर्चा हो रही है कि आखिर इस मामले पर अजित पवार के साथ आने के बाद क्या एकनाथ शिंदे पार्टी इस सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। दो चीजें देखिए हैं, चूंकि हालांकि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अजित पवार ने शपथ ली, उनके लोगों ने शपथ लिया, तो ये कह सकते हैं कि भारी मन से ही सही, बल्कि लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि इसके पहले बता दो आप, जब अजित पवार की बात चल रही थी कि वह सरकार में शामिल हो सकते हैं, अभिषेक, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और हलचल तेज हो गई है। शरद पवार जहां सतारा में आज शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, तो अजीत पवार और बाकी 8 मंत्रियों के विभागों का भी आज ऐलान हो सकता है। अजीत पवार को वित्त या रेवेन्यू मंत्रालय मिल सकता है।
फिलहाल इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शुभकामनाएं लगातार उनको मिल रही हैं, बुके लेकर उनके समर्थक उनके साथ उनके पास पहुंच रहे हैं और उन्हें लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं। एक खबर ये भी चल रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एकनाथ शिंदे को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, हालांकि ये अभी कयास है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। एक तरफ अजित पवार ने अपने गुट के लोगों के साथ आज मीटिंग बुलाई है, तो वहीं शरद पवार भी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सतारा के लिए रवाना हुए हैं। वहीं एनसीपी में टूट के बाद एक्शन में है शरद पवार और बचे हुए विधायकों को बचाने की भी कवायद शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं यहाँ भी आशंका इस बात को लेकर है कि बचे हुए जो विधायक हैं उनका भी मन बदल सकता है और इसलिए उन्हें भी बचाने की कवायद तेज कर दी है शरद पवार ने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो अकेले अपने दम पर पार्टी को फिर से खड़ी कर सकते हैं। ये पहले भी हुआ है, ये कोई नया नहीं है, क्योंकि अजित पवार पहले भी नाराजगी कई बार जता चुके हैं। हालांकि कई महीने से जो कयास हैं वो लगाए जा रहे थे और अब इन कयासों पर विराम लगाते हुए अजित पवार ने अपना अगला कदम स्पष्ट कर दिया है और डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया है। ये बहुत बड़ा राजनीतिक अपडेट है, राजनीतिक हलचल। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार के लिए तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, हुजूम उमड़ रहा है उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। अजित पवार ये कहते हैं कि महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि ये जनसेवा का जो संकल्प है उसी ओर उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन एनसीपी में तमाम नेता अब उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो काफ़ी हलचल चल रही है इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा सियासी कदम उठाया है अजित पवार ने। जिस तरह से शिवसेना में चीजें बदली थी, कुछ वैसा ही एनसीपी में भी देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस को बता रहे हैं बीजेपी के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता, और इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य भी कहा जा रहा है। हालांकि शरद पवार का बयान भी सामने आ गया है 9 विधायकों की बगावत के बाद। उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी के बारे में कहा कि एनसीपी खत्म हो चुकी पार्टी है। अब उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने शपथ ले ली है उनके साथ, और महाराष्ट्र में उनके शामिल हो जाने से स्पष्ट हो जाता है कि सभी आरोप मुक्त हो गए हैं। कांग्रेस भी निशाना साध रही है और कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने वॉशिंग मशीन चलानी शुरू कर दी है। तो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस बीच अजित पवार का जो बड़ा कदम है उसको लेकर एनसीपी में अभी भी उठापटक जारी है। Maharashtra, and that is what has been done. Sir, what do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? तो प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। तमाम जो सवाल हैं इस बीच अब जो राजनीति में तैर रहे हैं, महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में ये सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी नेताओं से लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मात्र ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। शरद पवार का हालांकि इस बीच ये कहना है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन पार्टी के भीतर ही कुछ बदलाव किए जाने थे, उस पर चर्चा होनी थी। उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रुख अपना लिया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 1980 में भी मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे। लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए। एक तरीके से नसीहत भी अजित पवार को देते हुए शरद पवार नजर आए हैं। तो वहीं शरद पवार समर्थकों ने बागियों की तस्वीरों पर कालिख पोता है। महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल अभी तेज है। अजित पवार और बागी विधायकों की तस्वीरों पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया है, उनके विरोध में नारे लगाए हैं। तो वहीं पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष यानी सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और अभी भी वो इंतजार कर रही हैं, उम्मीद ये कर रही हैं कि अजित पवार वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर अजित दादा वापस आते हैं। तो वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अजित पवार सीएम बनने के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि अजित पवार के विद्रोह ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को निश्चित रूप से कमजोर कर दिया है।
तो महाराष्ट्र में सियासत का बिगुल बज गया है, बगावत हो रही है और शरद पवार ने 5 जुलाई को बैठक बुलाई है। पार्टी में टूट के बाद शरद पवार की ये मीटिंग होने वाली है जिसमें चर्चा होगी। हालांकि पहले 6 जुलाई को उन्होंने मीटिंग बुलाई थी जिसमें पार्टी में कुछ बदलाव करने थे और नेताओं के साथ चर्चा करनी थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ बदल गया है पार्टी में। अब 5 जुलाई को ये मीटिंग होगी और उसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आज शक्ति प्रदर्शन शरद पवार करने वाले हैं, इसके लिए सतारा के लिए रवाना हुए हैं। तमाम समर्थक भी उनके साथ गए हैं। 2024 से पहले जो हलचल महाराष्ट्र में हो रही है उसका प्रभाव विपक्ष की एकता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जरूर विपक्षी एकता कमजोर हुई है, सेंध लगी है उसमें। तो वहीं एनसीपी के दोनों गुटों में दरार बढ़ गई है। एनसीपी पर अजीत पवार का बड़ा दावा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मीटिंग बुला ली है। 5 जुलाई को बैठक करेंगे अजीत पवार। अब एनसीपी के दोनों गुटों में दरार देखी जा रही है, क्योंकि अब पार्टी पर दावा ठोका जा रहा है। एनसीपी पर अजीत पवार ने अपना दावा ठोक दिया है। तो वहीं शरद पवार की ओर से कहा जा रहा है कि मैंने पहले भी ये चीजें फेस की हैं, दोबारा भी मैं अकेले पार्टी को खड़ा कर सकता हूं। 5 जुलाई को अजीत पवार बैठक बुलाएंगे और इस बैठक में चर्चा होगी किस तरह से पार्टी को आगे अपनी ओर किया जाएगा। और जो फिलहाल दरार देखी जा रही है एनसीपी में, उसको लेकर बहुत से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अभी ये ट्रेलर मात्र है, बहुत कुछ होना बाकी है, ये शुरुआत है। अजीत पवार हालांकि एक्शन में अभी से नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही वो बैठकें बुला रहे हैं। आज अपने गुट के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होनी है। सियासी हलचल लगातार तेज है। अजीत पवार के बगावत के बाद शरद पवार का गुट भी एक्शन में आ गया है। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी और सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार ने ऐसा सोचा नहीं था कि शरद पवार इस तरह से नाराजगी जताएंगे, लेकिन शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जिन्होंने विद्रोह कर दिया है, जो पार्टी से अलग हो गए हैं, एनडीए के साथ चले गए हैं। उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बगावत के बाद शरद पवार गुट भी एक्शन में आ गया है और विधानसभा स्पीकर को बाकायदा लेटर लिखा गया है। इस चिट्ठी में इन 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, अयोग्यता के विषय पर देखना होगा, उसे समझना होगा। एनसीपी ने पत्र लिखने की बात कही थी। शरद पवार गुट की ओर से कहा गया था कि पत्र लिखा गया है, अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। जो 9 विधायक पार्टी से अलग हुए हैं, लेकिन स्पीकर की ओर से कहा जा रहा है कि अभी उन्हें किसी तरह की कोई चिट्ठी नहीं मिली। सुनिए। सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है, उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है, उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित है। तो इधर उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में अजीत पवार पर निशाना साधा है। अजीत पवार को सिंहासन पर बिठाया जाएगा, सामना में दावा किया गया। अजीत पवार पर करोड़ों के सिंचाई घोटाले के आरोप हैं। छगन भुजबल जमानत पर हैं। शिंदे की रोटी जली है, नया चूल्हा नया तवा। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द ही हो जाएगा, सामना में लिखा गया है। संजय राउत भी लगातार तंज कस रहे हैं। अजीत पवार पर करोड़ों के सिंचाई के घोटाले के आरोप हैं और छगन भुजबल जमानत पर हैं। इन तमाम चीजों को अब हाईलाइट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन अब जल्द होने वाला है। शिंदे को हटा दिया जाएगा, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो वहीं मुंबई की सड़कों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मुंबई की सड़कों पर एमएनएस नेता ने पोस्टर लगाए हैं। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हो गई है, ये पोस्टर में लिखा गया। अब तो आप दोनों साथ में आ जाओ, ये कहा जा रहा है। पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। तो एक नई मांग यहाँ पर उठ गई है। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं कि आप दोनों अब साथ में आ जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ गंदगी फैल गई है और इससे जनता को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आप दोनों साथ में आइए, आपका इंतजार किया जा रहा है, आपकी राह देख रहे हैं लोग। आपको इकट्ठा अब होना चाहिए, ये सही वक्त है। मुंबई की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में राज साहब और उद्धव साहब लिखा गया है। ये दोनों साथ मिलकर अब आगे कोई बड़ा कदम उठाए। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति को बताया जा रहा है कि बहुत गंदगी यहां पर हो गई है, अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। इसके लिए जरूरी है कि उद्धव और राज ठाकरे साथ में आए। तो उद्धव समर्थक और राज ठाकरे के समर्थकों की ओर से ये बताया जा रहा है कि ये पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों पर दोनों के फिर से साथ आने की मांग की जा रही है। मुंबई की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर जगह जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जिस तरह से सियासी हलचल महाराष्ट्र में तेज हुई है, अलग अलग पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए गए हैं और सबसे ज्यादा सुर्खियों में ये पोस्टर है जिसमें कहा जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे फिर से साथ में आ जाएं, ये मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। मुंबई की सड़कों पर एमएनएस नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं। उद्धव और राज ठाकरे को एक साथ देखना चाहते हैं समर्थक, ये मांग की जा रही है पोस्टर के जरिए। और कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति को स्वच्छ करने के लिए दोनों नेताओं को साथ में आना होगा। अब आप दोनों साथ में आ जाइए, हम आपको साथ में देखना चाहते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के भी पोस्टर लगे हैं और फडणवीस की तारीफ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर चिपकाए हैं। इस पोस्टर में फडणवीस को महाराष्ट्र का चाणक्य कह दिया गया है। एनसीपी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के बाद फडणवीस की तारीफ की जा रही है। इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना में जो कुछ हुआ उसके सूत्रधार भी देवेंद्र फडणवीस रहे और अब अजीत पवार को पार्टी में लाना, उनके साथ 9 विधायकों को लेकर आना, यह भी देवेंद्र फडणवीस को ही क्रेडिट जाता है, ये कहा जा रहा है। पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ शरद पवार की बातचीत हुई है। सोनिया, राहुल और ममता ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की है। शरद पवार ने कहा कि देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है, मैं अजीत की बगावत से परेशान बिल्कुल भी नहीं हूं। कांग्रेस और उद्धव के साथ हालात की समीक्षा करूंगा। तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, वो शरद पवार से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ममता ने बातचीत की है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बातचीत की है। तो वहीं शरद पवार का ये कहना है कि मैं बिल्कुल भी अजीत की बगावत से परेशान नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव के साथ मैं हालात की समीक्षा करूंगा और जो भी डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। विपक्ष के बड़े नेताओं का भी अब साथ मिल रहा है। सोनिया, राहुल ने फोन पर बातचीत की है और 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने और उसके बाद तमाम उनके सहयोगियों को अब कहा जा रहा है कि मंत्री बना दिया गया है और अब उनका विभाग भी बहुत जल्द अब बंटवारा हो जाएगा, उन्हें उनका विभाग सौंप दिया जाएगा। हालांकि अजीत पवार की ओर से यह भी कहा गया कि कुछ और भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में खेला हो गया है और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र में खेला हो गया, वारिस पठान ने कहा एनसीपी बीजेपी की बी टीम बन गई, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। वारिस पठान ने कहा है कि जो बीजेपी में जाता है दूध का धुला हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। 70,000 करोड़ के स्कैम का अब क्या होगा, सवाल पूछ रहे हैं वारिस पठान। महाराष्ट्र में खेला हुआ है और एनसीपी बीजेपी की बी टीम बन गई। कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। जो बीजेपी में जाता है दूध का धुला हो जाता है, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। सुनिए। पवार साहब, महाराष्ट्र में तो खेला हो गया। अजीत दादा फिर से चले गए फडणवीस साहब के साथ, फिर से जाके निकाह कर लिया, शादी कर ली। 30 से ज्यादा एमएलए के एनसीपी के वहां पर चले गए, उनके साथ में मंत्री पद मिल गए उनको। तो यही है ना, ये पावर और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही राष्ट्रवादी वाले थे जो हमको बोलते थे बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरी देश की जनता ने देख लिया कि असल में बी टीम कौन है। अजीत दादा ने यहां तक कहा कि पूरा एनसीपी मेरे साथ है। पवार साहब से भी बात हो गई, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मतलब हम तो यही समझ रहे हैं कि ठीक है, पवार साहब की भी शायद मर्जी हो सकती है इसमें। तो अब तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है खेला क्या हो रहा है। अब सवाल बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पर साहब। ये 70,000 करोड़ का स्कैम जो हुआ था उसका क्या होगा। मोदी जी ने 2 दिन पहले एक रैली में भरी सभा में कहा था कि सबसे करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ के गफले के अंदर, स्कैम के अंदर मुब्तला है। तो अब क्या होगा, ये जब वहां जाएंगे तो दूध के धुले हुए हो जाएंगे। मतलब बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग पाउडर निरमा जो भी आया उसमें दूध का धुला हो जाता है। मतलब एक ही चीज से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
वहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अजीत पवार और उनकी टीम का एनडीए में स्वागत करता हूं। ब्रजेश पाठक से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। महाराष्ट्र में हुई उथल पुथल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। अचानक से महाराष्ट्र में उथल पुथल हुई और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार बाकायदा पटना गए थे, वहां पर बैठक में शामिल थे और वहां पर बैठने के बाद थर्ड फ्रंट में शामिल होने की बात कहकर आज उनके ही भतीजे ने कुछ विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां बनी हुई है शिवसेना के और बाकी लोगों के साथ, घटक दल के साथ, उनके साथ जुड़कर उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। इसको कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि घर घर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। उसी अनुक्रम में आज एक हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है। हम अजीत पवार जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। इसको कैसे देखा जाए? अभी बीच में जयंत चौधरी की भी मुलाकात नहीं हो रही। लोकतंत्र में सबको साथ आने का अच्छा अवसर है। सब लोग साथ जुट करके हम लोग और 2024 में इस ढंग से हम लोग काम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का जो रोड मैप है पूरी तरह से 2024 के चुनाव में खींचा जाएगा और भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आज सोनीलाल पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम में आप लोग थे, उसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी भी उसी के कंपटीशन में एक कार्यक्रम कर रही थी। देश सोनीलाल पटेल जी की जयंती थी, हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, हम सबको मार्गदर्शन दिए हैं। बहुत अद्भुत नजारा था जो सभी लोगों ने हृदय से स्वागत किया। क्या जाट पॉलिटिक्स जिस तरह बढ़ रही है आगे, हो सकता है जयंत चौधरी भी कल को शामिल हो जाएं, साथ में हो? अभी कुछ हमारी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे जो बता रहे थे कि वो बहुत स्वागत करते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार में अजीत पवार का। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार की रैली इस वक्त निकल रही है क्योंकि अब शक्ति प्रदर्शन शरद पवार की ओर से किया जा रहा है। तमाम जो समर्थक हैं उनकी भीड़ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अजीत पवार के पार्टी छोड़कर जाने से या उनके साथ जो विधायक गए हैं उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी पर तंज कस रही हैं, अजीत पवार के पार्टी में शामिल होने को लेकर वॉशिंग मशीन बीजेपी को बताया जा रहा है, तो वहीं शरद पवार की ये रैली ये बताने के लिए कि पार्टी में सब ठीक है और सभी इकट्ठा है। भारी संख्या में समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शरद पवार इस वक्त खुले रथ में सवार होकर रैली कर रहे हैं। 5 जुलाई को मीटिंग होगी और उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन सवाल यही शरद पवार का ये कहना है कि पहले उन्होंने 6 जुलाई को बैठक बुलाई थी और उस बैठक में चर्चा होनी थी कि पार्टी में किस तरह से बदलाव किए जाने हैं। बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ जो विधायक हैं वो अलग हो गए। अजीत पवार ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अब एक बार फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी और ये शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो इस तरह शरद पवार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम समर्थकों के साथ, तो वहीं एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और अजीत पवार की चचेरी बहन यानी सुप्रिया सुले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विचार हमारे अलग हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई से कभी भी नहीं लड़ सकती हैं और हमेशा एक बहन की तरह ही उनसे प्यार करेंगी। वो अभी भी उम्मीद कर रही हैं कि अजीत पवार वापस आ जाएं। अब लड़ाई एनसीपी को लेकर होगी, यानी पार्टी को लेकर होगी, क्योंकि चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है अजीत पवार ने और उनका कहना है कि इसी चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं शरद पवार ने कहा कि हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे, ये मैंने पहले भी किया है, ये कोई नई बात नहीं है। अजीत पवार पहले भी इस तरह की बगावत कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्षी एकता जिस तरीके से
कोशिश की जा रही थी, कवायद चल रही थी। पटना में बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यही बताता है कि जरूर महागठबंधन का जो खाका तैयार हुआ था उसमें सेंध लगी है, कमजोर हुई हैं पार्टियां, विपक्षी एकता कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। पावर गेम महाराष्ट्र में सब कुछ बदल रहा है, गेम चेंजर साबित हो रहा है और इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है और इसके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस को बताया जा रहा है। बीजेपी के तमाम समर्थक कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का चाणक्य बता रहे हैं। कयास बहुत सारे हैं, एकनाथ शिंदे को भी हटाने की बात चल रही है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब डिप्टी सीएम क्योंकि अजीत पवार को बना दिया गया है, आगे किस तरीके से वो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आज मीटिंग भी उनकी ओर से बुलाई गई है और शरद पवार भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। भी हो रही है। प्रशासन हालांकि हालात संभालने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि क्यों में रहें, लाइन में रहें। और शरद पवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दादा थोड़ा साथ गया ना, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, साहब एक मिनट। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यशवंत राव चौहान की समाधि पर इस वक्त शरद पवार पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद मुंबई की ओर कूच करेंगे। सतारा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार के साथ भारी समर्थक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बड़ी संख्या में शरद पवार के समर्थक, एनसीपी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यशवंत राव की समाधि पर पहुंचे हैं। इस वक्त शरद पवार श्रद्धांजलि अर्पित की है। समर्थकों का जमावड़ा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तरफ गुस्सा अजीत पवार को लेकर है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी से बगावत की है, और दूसरी ओर अब पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है, उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। और शरद पवार ने मीटिंग भी बुलाई है, 5 जुलाई को वो बैठक करने वाले हैं। उससे पहले शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। पार्टी मजबूत है, कार्यकर्ता समर्थक साथ हैं, ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बचे हुए विधायकों को भी जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि और भी विधायक साथ छोड़कर जा सकते हैं। शरद पवार हालांकि राजनीति के एक माहिर नेता हैं और बहुत दूर का सोचते हैं, इसीलिए उनका ये कहना है कि अजीत पवार के जाने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हालात हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया जाएगा, नए सिरे से पार्टी को खड़ा करेंगे और उसकी प्रक्रिया भी यहाँ से शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में समर्थक आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं शरद पवार के समर्थन में, फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं। प्रशासन को काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्की जैसे हालात भी बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए हैं।
सतारा के कराड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में रैली को संबोधित भी करेंगे शरद पवार और जाहिर है कि अजीत पवार की बगावत को लेकर भी वो बोलेंगे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की भी कोशिश करेंगे। तमाम जो समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि शरद पवार क्या कहने वाले हैं, आगे की क्या उनकी रणनीति होगी। एक तरफ अजीत पवार एक्शन में आ गए हैं डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही, अपने गुट के नेताओं से वो आज चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरी ओर शरद पवार भी शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। एनसीपी में दरार आई है और अजीत पवार की बगावत के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के, इन समर्थकों के मन में भी वो सवाल हैं क्योंकि पार्टी पर भी दावा ठोक रहे हैं अजीत पवार और उनका ये भी कहना है कि इसी चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे में शरद पवार का अगला रुख क्या होगा, क्या वो आज कहने वाले हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। थोड़ी देर में शरद पवार रैली को संबोधित करेंगे। यशवंतराव की समाधि स्थल पर वो पहुंचे और उसके बाद अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ सतारा के कराड़ पहुंचे हैं शरद पवार। यहाँ रैली होगी और उसके बाद संबोधन होगा और यहाँ से मुंबई के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो शरद पवार का ये कहना है कि तमाम विपक्षी दलों का साथ उनको मिल रहा है। सोनिया गांधी से फोन, उद्धव ठाकरे के साथ भी चर्चा करें और रात को लेकर समीक्षा की जाएगी, ये कहना है शरद पवार का। मौजूदा चर्चा होगी, बातचीत होगी, मंथन किया जाएगा और उसके बाद आगे कदम उठाएंगे। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा फर्क अजीत पवार की जाने से नहीं पड़ा है, वो सक्षम है पार्टी को फिर से खड़ा करने में। जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसे भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। डैमेज कंट्रोल की बात शरद पवार कर रहे हैं और इस बात को लेकर इत्मीनान है कि तमाम विपक्षी पार्टियां उनके साथ हैं और ये साथ यहाँ भी दिखता है कि पार्टी, क्योंकि महागठबंधन का जुटान होने वाला था, तमाम विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से मिलने वाली थी। पटना में एक बैठक हुई और उसके बाद बेंगलुरु में मीटिंग का ऐलान हुआ था। फिलहाल ये मीटिंग स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हुआ, एनसीपी में जिस तरह से दरार आई है, उसके बाद सभी विपक्षी दल जो कि महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि फिलहाल ये बैठक नहीं होगी, संसद के सत्र के बाद मीटिंग करेंगे। अभी हालात पर समीक्षा की जाएगी और किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है, कैसे बीजेपी को पटखनी देनी है, उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए फिलहाल जो बैठक थी महागठबंधन को लेकर वो टल गई है और अभी सबका फोकस महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर है। शरद पवार से फोन पर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने बातचीत की है। उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने कहा कि बैठकर बात करेंगे और समीक्षा हालात पर की जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है महाराष्ट्र में। हालांकि बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भीतर खाने ही चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जब जब अजीत पवार से पूछा गया कि क्या वो किसी बात को लेकर नाराज हैं, या जब कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बनाया गया उसके बाद भी उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया, उसके बाद भी उनसे जब पूछा गया था तब उन्होंने सिरे से सब बातों को इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है और डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार। उसके बाद अब जो जंग है वो पावर से कहीं ना कहीं पार्टी पर जाती हुई नजर आ रही है, यानी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक रहे हैं अजीत पवार। तो वहीं शरद पवार भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम समर्थकों का जमावड़ा देखा जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ शरद पवार हैं, उनके साथ भारी भीड़ है समर्थकों की, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अजीत पवार के लिए भी समर्थकों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, जो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बुके लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। लगातार उनको बधाइयां मिल रही हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा सियासी कदम उन्होंने उठाया है। इसे मास्टर स्ट्रोक भी उनके समर्थक बता रहे हैं। 2024 से पहले जो ये उलटफेर हुआ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका होने वाला है, क्योंकि विपक्षी एकता में भी कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। ये बात कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है कि इस बात की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि शरद पवार आश्वस्त हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा और जो भी डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। उन्हें इस बात को लेकर इत्मीनान है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ हैं। सोनिया गांधी ने फोन पर बातचीत की है, राहुल गांधी उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो एनसीपी में जो घमासान मचा है, इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है।
AIMIM ने भी तंज कसा है और कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, क्योंकि जो तमाम सिंचाई विभाग के घोटाले के आरोप अजीत पवार पर लगे हैं उन्हें भी हाईलाइट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो भी जाता है उसके पाप धुल जाते हैं। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शरद पवार एक्शन मोड में हैं और शक्ति प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है तमाम समर्थकों के साथ। सतारा के कराड़ पहुंचे शरद पवार, यशवंत राव को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद रैली को कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं। दूसरी ओर अजीत पवार ने बैठक बुला ली है। तमाम जो नेता उनके गुट के हैं, जो विधायक उनके साथ आए हैं, उनके साथ वो चर्चा करने वाले हैं और सियासी मंथन लगातार चल रहा है दोनों ही गुटों की ओर से। अजीत पवार को समर्थकों का लगातार प्यार मिल रहा है और बधाइयाँ उनको दी जा रही हैं। समर्थक लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं, बुके भेंट किया जा रहा है, उनके आगामी भविष्य को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनसीपी में दोफाड़, दरार और ये अलग अलग तस्वीरें दोनों ही गुटों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। शरद जहां शक्ति प्रदर्शन अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं, तो वहीं अजीत आगे की रणनीति पर अब मंथन करने में जुट गए हैं, अभी से ही एक्शन मोड में आ गए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अब 5 जुलाई को बैठक होगी और पार्टी में अब क्या बदला जाएगा, किस तरीके से आगे कदम उठाए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। हालांकि पहले ही वो बैठक बुला चुके थे, लेकिन बैठक होने से पहले ही बहुत कुछ बदल चुका है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे एनसीपी के विधायक अजीत पवार ने राज्यपाल को पत्र लिखा था, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर है। 2 महीने से पवार से मुलाकात कर रहे थे 10 विधायक। सूत्रों का ये कहना है शरद पवार को पता लगने के बाद रविवार को शपथ ग्रहण हुआ। तो शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी से एनसीपी के विधायक गठबंधन करना चाहते थे और अजीत पवार ने राज्यपाल को इस बाबत पत्र भी लिख दिया था। का जो जस्कीन सुतसफल चाखा कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई, देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है और बाकी जगह भी अब देखिए क्या होता है। लेकिन में भी संकेत मिल रहे हैं, नाराजगी दिख रही है। देखिए ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन ही ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं। थैंक यू।